वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम एनालिसिस, जो कि आपका 27, 28 और 29 का हम ऑल शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। अरे कुछ नहीं है मेरे पास, पर फिर भी लड़ रहा हूँ ना तुम्हारे लिए। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे पास कुछ नहीं है, पर फिर भी तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ। आज मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मुझे बहुत दुख होगा बेटा। तो चलिए हम देखते हैं, और इसी क्रम में हम देखेंगे सबसे पहले 27 अगस्त का, फिर 28 अगस्त का, और लास्ट में हम देखने वाले हैं 29 अगस्त का। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट एग्जाम एनालिसिस। तो साथियों, 27 अगस्त को पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, या नीति आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2015 में। कब? 2015 में। और इसका गठन है योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। पहले योजना आयोग हुआ करता था, लेकिन बाद में उसको नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नाम से एक नया आयोग बनाया गया, नीति आयोग, जिसकी स्थापना 2015 में हुई। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय पीढ़ी का, यानी सेकंड जनरेशन का हमारा कंप्यूटर है एबीसी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में किस वर्ष गौरवपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1688 में। कब? 1688। तो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब से हुई है? 1688। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु नदी, जिसको हम इंडस भी बोल देते हैं, इंडस रिवर, तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो साथियों, इसकी उत्पत्ति हुई है मानसरोवर झील से। कहाँ से? मानसरोवर झील से, जो कि तिब्बत या यूं कहें हम चाइना में है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 नाम की पुस्तक किसकी है। तो साथियों, ये प्रश्न मैंने चैनल पे वीडियो बनाया था पुस्तक वाला, उसमें भी हमने डिस्कस किया था, और यहाँ से हूबहू आ गया कि इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 नामक पुस्तक किसकी है। तो साथियों, पुस्तक तो किसी और ने लिखी है, लेकिन इसका नरेंद्र सिंह तोमर ने विमोचन किया था। तो प्रश्न भी यही था कि इसका जो विमोचन है वो किसने किया है। तो हमारे देश के कृषि मंत्री जो हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका विमोचन किया था। अगला प्रश्न है, पाउंड निम्न में से किस देश की मुद्रा है। तो साथियों, पाउंड इंग्लैंड की भी मुद्रा है और मिस्र की भी मुद्रा है, यानी कि इजिप्ट, जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं, मिस्र को इजिप्ट। तो अब देख लेना दोनों ऑप्शन में से क्या आया था। तो पाउंड निम्न में से किस देश की मुद्रा है। तो करेक्ट आंसर होगा इंग्लैंड की भी और इजिप्ट की भी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सार्क में कुल कितने देश शामिल हैं। कौन सा? जो सार्क हमारा साउथ ईस्ट एशियन रीजन काउंसिल, जिसको हम बोलते हैं सार्क, तो इसमें कुल कितने देश शामिल हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 देश शामिल है इसमें। कितने? 8 देश, जिसमें हमारा भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है, भूटान है और बांग्लादेश है। तो ये सार्क में कुल कितने देश शामिल है? टोटल हमारे 8 देश शामिल हैं। अगला प्रश्न है, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश में राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन का। काएगा? चीन। तो साथियों, चुनाव क्या ही, वहाँ तो अपने आदमी जीवन पर्यंत रहता है। 1947 में हम आज़ाद हुए, 47 में वो आज़ाद हुए। हमारे देश में अब तक कितने प्रधानमंत्री आ चुके हैं, कितने राष्ट्रपति आ गए, वहाँ पे तक सिर्फ 3 राष्ट्रपति आ पाए हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे चुनाव होता होगा। तो किस देश में राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो चीन में प्रत्यक्ष चुनाव होता है। फिर अगला प्रश्न हमारा, खरबूजा किस मौसम की फसल है। यह प्रश्न यूं बोल रहा है कि खरबूजा जो है ये किस प्रकार की फसल है। तो शायद ये जायद फसल है। किस प्रकार की फसल है? जायद। जैसे कि फसलें 3 प्रकार की होती हैं, रबी, खरीफ और जायद, जिनको हम नकदी फसलें बोल देते हैं। तो खरबूजा उनमें से जायद प्रकार की फसल है। अगला प्रश्न है, वाहनों का निर्यात करने के लिए सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो वो है हमारा मुंबई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? मुंबई बंदरगाह, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्योंकि साथियों, जो इंडिया के व्हीकल एक्सपोर्ट होते हैं वो मेनली अफ्रीका महाद्वीप में होते हैं। आप देख सकते हैं लोकेशन वाइज अफ्रीका से सबसे नज़दीक कौन सा एयरपोर्ट पड़ेगा। तो हमारा मुंबई, सॉरी एयरपोर्ट नहीं, पोर्ट, तो सबसे नज़दीक हमारा मुंबई पोर्ट ही पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मुंबई बंदरगाह। चलिए देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद शहर को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2017 में। कब? 2017 में अहमदाबाद को यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीता साहू का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो जो सीता साहू जी हैं, इनका जन्म साथियों मध्य प्रदेश में हुआ था, और जिला था रीवा जिला। कौन सा जिला? रीवा जिला। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश में यश भारती पुरस्कार के स्थान पर कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो पहले इस पुरस्कार का नाम यश भारती पुरस्कार था, लेकिन बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। तो प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में यश भारती पुरस्कार के स्थान पर कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। चलिए अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जूलियट के लेखक कौन है? तो वो है विलियम शेक्सपियर, जिन्होंने जूलियट नामक का नोवेल लिखा है। तो इसके लेखक कौन है? तो वो है विलियम शेक्सपियर। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हमारे बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जवारा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। तो फिर से रिपीट करूंगा इसको मैं, जो जवारा नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? तो वो मध्य प्रदेश संबंधित है। इसके अलावा साथियों जो मटकी नृत्य है वो भी मध्य प्रदेश से संबंधित। कौन सा? जवारा नृत्य हो गया, इसके अलावा मटकी हो गया, ये भी मध्य प्रदेश के संबंधित नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 किलोग्राम कितने न्यूटन के बराबर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9.8 न्यूटन के बराबर। कितना? तो 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं हमारे? तो 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है महासागर में कितनी प्रकार की हलचल होती है? तो टोटल जो हमारे महासागर होते हैं ओशियन, इनमें 3 प्रकार की हलचल होती है। फिर अगला प्रश्न हमारा एमपी से जीके से जुड़ा हुआ पूछा गया कि खजुराहो के किस मंदिर में सबसे अच्छी कलाकृतियां हैं? तो जो कंदारिया महादेव मंदिर है उसमें सबसे अच्छी कलाकृतियां यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और खजुराहो क्या है? तो ये भी एक विश्व विरासत स्थल है। मध्य प्रदेश में टोटल 3 विश्व विरासत स्थल है, जिसमें से एक हमारा खजुराहो मंदिर कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैजा रोग किसके कारण होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाणु कारण। किसके कारण? यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है हमें हैजा रोग। जल जनित रोग है और इसका मेनली रीजन क्या है? वो है बैक्टीरिया या जीवाणु। अगला है हमारा अंकटाड UNCTAD किसका एक भाग है? तो जो अंकटाड है इसको अंकटाड पढ़ते हैं हम। तो अंकटाड संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक भाग है। किसका? तो संयुक्त राष्ट्र की जो जनरल असेंबली होती है, महासभा होती है, उसका एक भाग है अंकटाड। फिर अगला प्रश्न है हमारा अलीबाबा किस देश की कंपनी है? तो साथियों वो चीन की कंपनी है। कौन सी? अलीबाबा किस देश की कंपनी है? तो ये चीन की कंपनी है। और जो इसके CEO या ओनर कौन है, मालिक इसके? तो वो है जैक मा। कौन है? जैक मा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है नमक का दूसरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। तो ये नमक का दूसरा नाम है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दक्षिण भारत के मंदिर में गुम्बद का आकार कैसा होता है? तो जितने भी हमारे दक्षिण भारत के साउथ के मंदिर होते हैं उनमें जो ऊपर गुम्बद बना जाता है उसका आकार कैसा होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अष्टकोणीय। किस प्रकार का होता है? उसका आकार होता है अष्टकोणीय। अगला प्रश्न है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कौन सी? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये रूसो के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? रूसो के द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो वह है ओम। क्या है? ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा हमारा? ओम। और इसको हम ओम को ऐसे दर्शाते हैं, ये ओम का सिंबल है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। फिर अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? UNEP का। तो वह है नैरोबी में। और नैरोबी किसकी राजधानी? तो हमारे केन्या देश की राजधानी है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय हो जाएगा नैरोबी, केन्या में। और मेनली संयुक्त राष्ट्र के जितने भी कार्यालय हैं वो या तो अमेरिका में है या यूरोपियन देशों में है, लेकिन जो बहुत कुछ गिने चुने बचे हुए हैं वही अफ्रीका या उसको आप अफ्रीका के छोड़कर आपको बाहर के महाद्वीपों में मिलेंगे। जैसे हमारे एशिया महाद्वीप में UN का कोई भी बिल्डिंग नहीं है, कोई भी बॉडी कार्य नहीं करती है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नैरोबी, केन्या में है। फिर अगला प्रश्न है CaCl2 किसका रासायनिक सूत्र है? CaCl2 किसका रासायनिक सूत्र है? तो कैल्शियम क्लोराइड का है। किसका? कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है भगवान आदिनाथ की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 84 फीट, यानी कि 84 फीट की ऊंचाई है भगवान आदिनाथ की मूर्ति की। और हम यहाँ पर 27 अगस्त का ऑल शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस देख रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या क्या है? तो साथियों है 53 pm। कितनी है? 53 pm यह हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या है। अगला प्रश्न है ऊष्मा से उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसको हम ऊष्मीय ऊर्जा बोलते हैं।
तो जो ऊर्जा हमें ऊष्मा से मिलती है उसका नाम क्या है? ऊष्मीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया था? अब साथियों क्लोरोफॉर्म सूंघते ही बेहोशी छा जाती है, तो जो क्लोरोफॉर्म है इसका आविष्कार किसने किया था? तो वो क्या था? सैमुअल गुथरी ने। किसने? सैमुअल गुथरी ने क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो उसको हम स्थल मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थल मंडल। जैसे कि पृथ्वी में 3 परतें होती हैं, एक भूप्रपटी होता है, एक प्रावार होता है और तीसरा होता है हमारा क्रोड। तो जो भूप्रपटी है वही क्या है? स्थल मंडल है। तो पृथ्वी की बाहरी परत को क्या बोलते हैं? हम स्थल मंडल बोलते हैं। अगला प्रश्न है हेलोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो ये है 9। क्या है? 9। जिसने अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ रखी है उसी का आंसर बना हुआ है कि हेलोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। अगला प्रश्न देखते हैं हम भीमराव अंबेडकर भारत के प्रथम कौन से मंत्री थे? यानी जो भीमराव अंबेडकर हैं इनके पास कौन सा मंत्रालय था जब सबसे पहले देश में मंत्रिमंडल बना था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कानून और न्याय मंत्री। तो ये हमारे प्रदेश के लॉ मिनिस्टर थे और साथ साथ जुडिशरी के मंत्री थे ये। तो कानून और न्याय मंत्री कौन थे देश के पहले? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है घर में बिजली के लिए किस वायरिंग का उपयोग किया जाता है? तो वो कॉपर वायरिंग का, यानी कि तांबे का तार का हम इस्तेमाल करते हैं और बहुत महंगा आता है ये। तो घर में बिजली के लिए किस वायरिंग का प्रयोग किया जाता है? कॉपर के वायर का। अगला प्रश्न है सोरारई पोट्रू फिल्म को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस भाषा के लिए पुरस्कार मिला है? प्रश्न फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सोरारई पोट्रू ये फिल्म का नाम है और इसको 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस भाषा के लिए पुरस्कार मिला है? तो वो मिला है तमिल भाषा के लिए। किसके लिए? तमिल भाषा के लिए। तो और तमिल भाषा कहाँ बोली जाती है? हमारे तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है? तो जो भी हम साइबर क्राइम वगैरह करते हैं उससे संबंधित धारा कौन सी? हम नहीं करते, फ्रॉडस्टर जो लोग होते हैं वो करते हैं। तो कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है? तो वह धारा 66F। क्या है? जो धारा 66F है वो साइबर आतंकवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अक्टूबर 1966 को भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना करी गई थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है DNS किसका संक्षिप्त रूप है? यानी कि हमें DNS का फुल फॉर्म बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। क्या हो जाएगा? डोमेन नेम सिस्टम। ये DNS का फुल फॉर्म है हमारा, डोमेन नेम सिस्टम DNS। क्या बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम। अगला प्रश्न है यूनिडो की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। कब? 1966 में यूनिडो की स्थापना हुई थी। अगला है हमारा WWE यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के जनक कौन है? तो वह है टिम बर्नर-ली। कौन है? टिम बर्नर-ली। तो इन्होंने WWE की स्थापना है उसका आविष्कार किया था। तो WWE का फुल फॉर्म भी आप सभी को पता ही होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। और इसके जनक कौन है? तो वह है टिम बर्नर-ली। जैसे हमारे कंप्यूटर के चार्ल्स बेबेज हैं ऐसे ही WWE जनक कौन है? टिम बर्नर-ली। फिर अगला प्रश्न है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है हमारा? वो है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? वो है पेमा खांडू। कौन है? पेमा खांडू। तो सबसे कम जनसंख्या राज्य कौन सा हो जाएगा? हमारा अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा फ्रांस में बेस्टिल दिवस कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है 14 जुलाई को। तो जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है और यहाँ पर जो बेस्टिल डे परेड होती है वो कब मनाई जाती है? 14 जुलाई को मनाई जाती है। और जो इस बार 2023 की बेस्टिल डे परेड हुई थी इसमें हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ने ही भाग लिया था। और बतौर चीफ गेस्ट कौन शामिल हुआ था इसमें? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें बेस्टिल डे परेड में शामिल हुए थे। तो साथियों यहाँ पर हमारा 27 अगस्त का एग्जाम एनालिसिस खत्म होता है। अब हम 28 अगस्त का एग्जाम एनालिसिस देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम MP पुलिस का 28 अगस्त का ऑल शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस देखेंगे। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश संस्कृति मंत्रालय द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो वह है गौरव भारती पुरस्कार। कौन सा है? गौरव भारती पुरस्कार। कौन सा मंत्रालय देता है? तो इसको उत्तर प्रदेश संस्कृति मंत्रालय देता है। फिर अगला प्रश्न है हमारा बॉलीवुड गायक शान का पूरा नाम क्या है? तो वह है शांतनु मुखर्जी। क्या है? शांतनु मुखर्जी। तो जो शान नाम से फेमस हमारे पार्श्व गायक हैं उनका पूरा नाम है शांतनु मुखर्जी और ये बॉलीवुड में मूवी में गाना वगैरह गाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम। अगला प्रश्न है हमारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो साथियों ये भी हमारे जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपको मिलेगा। कहाँ पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जो जिनेवा शहर है साथियों यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जितने भी संगठन है हमारे उसके अधिकतर आपको हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेंगे? जैसे कि हमारे WHO का भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, WTO का भी है, ILO का भी है। तो सभी के जो बड़े संगठन है उनके अधिकतर मुख्यालय आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा FDI का पूर्ण रूप क्या है?
तो साथियों जो एफडीआई है इसका पूर्ण रूप है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। वो चाहे हमारे शेयर मार्केट के माध्यम से हो, चाहे वो हमारी कंपनियों में हो, या कोई विदेशी कंपनी बड़ा प्रोजेक्ट हमारे देश में ला रही हो, वो सब एफडीआई होता है। तो एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। फिर अगला हमारा सौरमंडल का प्रश्न है कि शुक्र और मंगल ग्रह का तापमान किस गैस के कारण है? तो वो है CO2, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। यानी कि शुक्र ग्रह पर, जिसको हम वीनस बोलते हैं, मंगल मार्स बोलते हैं, तो इनका जो तापमान है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण है। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज चौहान, नहीं चौहान होगा, ये क्या होगा? चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो हमारा जो महाराष्ट्र राज्य है, जो कि देश में जीडीपी के मामले में सर्वोत्तम राज्य है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं। तो पृथ्वीराज चौहान किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो महाराष्ट्र के रह चुके हैं, और राजधानी क्या है यहाँ की? मुंबई। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है? तो वो होता है हमारे निर्वात में। कहाँ पर? निर्वात में। ये प्रश्न भी हमने 11th-12th फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है? तो निर्वात में होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, गेहूं की फसल कौन सी फसल के अंतर्गत आती है? तो वो आती है रबी के अंतर्गत। क्या के अंतर्गत? रबी के अंतर्गत। गेहूं के अलावा लहसुन, आलू, ये सब भी हमारे, चना, ये किस में आते हैं? तो ये रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। और खरीफ की हम बात करें तो सोयाबीन, मक्का, बाजरा, ये सब खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं। तो गेहूं की फसल कौन सी फसल के अंतर्गत आएगी? हमारी रबी की फसल के अंतर्गत। गेहूं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वीट, और वैज्ञानिक नाम वीट ट्रिटिकम। अगला है हमारा विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो साथियों जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। बार बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। चलिए अब अगला देखेंगे हम, माखनलाल चतुर्वेदी निम्न में से किसके संपादक थे? तो वो कर्मवीर नाम की पत्रिका थी, उसके संपादक थे माखनलाल चतुर्वेदी जी हमारे। तो माखनलाल चतुर्वेदी किस पत्रिका के संपादक थे? तो कर्मवीर नामक पत्रिका के ही संपादक थे। अगला प्रश्न हमारा नदियों से जुड़ा हुआ है कि चिनाब नदी किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो साथियों जो हमारी सिंधु या इंडस रिवर है, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है चिनाब नदी। और आप सभी को पता होगा कि सिंधु जल समझौता 1960 में वर्ल्ड बैंक के सहयोग से हमने किया था, जिसमें ऊपर की जो 3 नदियां हैं उनका पानी पाकिस्तान यूज़ करता है, और जो नीचे की 3 नदियां हैं उनका पानी भारत यूज़ करता है। तो चिनाब किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी हमारी सिंधु नदी की। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे अब हम। अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, न्यू दिल्ली, जो कि हमारी कैपिटल भी है। तो नई दिल्ली में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय है। फिर अगला प्रश्न देखेंगे हम, विश्व जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का अनुपात क्या है? यानी कि जो विश्व की 100% जनसंख्या है उसमें भारत का कितना प्रतिशत है? तो वह है हमारा 17.5, यानी कि 17.5% जनसंख्या पूरे विश्व की भारत में निवास करती है। यानी कि अगर पूरे विश्व में 100 लोग हैं तो उसमें से 17.5 तो हमारे भारतीय ही हैं। तो विश्व जनसंख्या में भारत की जनसंख्या अनुपात क्या है? वो है 17.5%। अगला प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो बना होता है टंगस्टन से। किससे? टंगस्टन से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन नामक धातु से बना होता है। फिर अगला प्रश्न हम देखेंगे, तरंग दैर्घ्य को किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? तो उसको साथियों हम लैम्बडा के द्वारा, किसके द्वारा? जो तरंग दैर्घ्य होती है उसको हम लैम्बडा के द्वारा निरूपित करते हैं। और कुछ इस प्रकार का सिंबल होता है लैम्बडा का, ये यूँ बना देते हैं, इसको हम ऐसे बनाता था मैं स्कूल में, ऐसे। तो तरंग दैर्घ्य को किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? तो उसको लैम्बडा के द्वारा निरूपित किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, सलमान खान का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो इंदौर में हुआ है। इंदौर में साथियों इसके अलावा एक और फेमस हस्ती लता मंगेशकर जी का भी जन्म हुआ है। तो सलमान खान और लता मंगेशकर दोनों का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो इंदौर शहर में हुआ है। और इंदौर को हम मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी बोलते हैं। फिर ये प्रश्न रिपीट हो गया है कि भारत में मौसम विज्ञान अभी हमने देख लिया, नई दिल्ली बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 में नरेंद्र मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साथियों 2018 में जो देश के प्रधानमंत्री, इनको सियोल शांति पुरस्कार, जो कि इनको साउथ कोरिया में मिला था, उससे सम्मानित किया गया था। तो प्रश्न है कि वर्ष 2018 में नरेंद्र मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर अगला प्रश्न है हमारा, गोरी मोरिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कौन सा? गोरी मारिया, गोरी मोरिया नहीं, गोरी मारिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो वह है छत्तीसगढ़ से। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। ऐसा ही 1 सितंबर दिन पूछा गया था, बर्रा कथा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? किसको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि बर्रा कथा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। बाकी गोरी मारिया नृत्य हमारा छत्तीसगढ़ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, अपनी अपनी बीमारी के लेखक कौन है? तो वो है प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई। ये व्यंग्यकार थे। तो इन्होंने कोई
नोवेल या कोई कहानी उपन्यास लिखा होगा जिसका नाम क्या है, अपनी अपनी बीमारी। तो इसके लेखक कौन है, वो है हरिशंकर परसाई जी। अगला प्रश्न देखते हैं हम, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग कब स्थापित किया गया, तो यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम। तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग कब स्थापित किया गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1989 में। कब, 1989 में इसको स्थापित किया गया था, 1989 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो 1906 में हुई थी। और काफ़ी हद तक ये अपने जो स्थापना का इनका लक्ष्य था उसमें सक्सेस भी हो गए। इनका लक्ष्य यही था कि देश का बंटवारा किया जाए और उसमें सफल भी हुए। तो मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, वो 1906 में हुई थी। फिर अगला प्रश्न है हमारा, कर्नाटक सरकार द्वारा मूर्तिकार को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो किया जाता है प्रतिभाशाली मूर्तिकार एवं शिल्पकार पुरस्कार। तो प्रश्न रिपीट कर रहा हूँ कि कर्नाटक सरकार द्वारा मूर्तिकार को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो प्रतिभाशाली मूर्तिकार एवं शिल्पकार पुरस्कार उनको प्रदान किया जाता है कर्नाटक सरकार द्वारा। और वर्तमान में कर्नाटक की किस पार्टी की सरकार चल रही है, तो वह इंडियन नेशनल कांग्रेस की। फिर अगला प्रश्न हम देखेंगे, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व होता है, तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा होता है ऑक्सीजन। क्या होता है, ऑक्सीजन। तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व है, ऑक्सीजन, O2, ओजोन O3, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, भारत का वयोवृद्ध यानी कि ओल्ड ट्रंक मैन किसको बोला गया है, तो भारत का वयोवृद्ध पुरुष ओल्ड ग्रैंड मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो माना जाता है दादा भाई नौरोजी को। किसको, दादा भाई नौरोजी को। और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी पुस्तक लिखी है, द ट्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। बहुत ही अच्छी किताब है, इसको कभी फुर्सत में पढ़ना आप, दादा भाई नौरोजी ने लिखी है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, जाट जाटिन किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, कौन सा, जाट जाटिन। तो साथियों ये हमारे बिहार राज्य का है। तो जाट से आप इसको कहीं भी उत्तर प्रदेश या राजस्थान या हरियाणा से कंफ्यूज मत हो जाना। जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये हमारे बिहार राज्य का लोक नृत्य है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो वह है मिस्टर पलटूराम, नीतीश कुमार है, नाम ही नहीं भूल गया मैं। तो जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है, तो वह बिहार का। अब वो सब पार्टियां इतनी बदलता है बिहार, कभी इधर कभी उधर, तो उसको इतना कोई सीरियसली लेता ही नहीं नीतीश कुमार को। अगला प्रश्न हम देखेंगे, शांति के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था, तो वो 1901 में किया गया था। कब, 1901 में। तो शांति के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1901, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न हमारा, गर्भ अवस्था के दौरान औसतन कितना वजन बढ़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 किलोग्राम। बायोलॉजी का क्वेश्चन है हमारा कि एक महिला का गर्भ अवस्था के दौरान कितना औसत वजन बढ़ेगा, 13 किलोग्राम, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम, सिल्क रूट की उत्पत्ति किस देश में हुई थी, तो वो हुई थी चीन देश में। किसमें, चीन देश में। और कौन सी डायनेस्टी थी, तो चीन की हान डायनेस्टी थी। कौन सी, हान डायनेस्टी, जिन्होंने सिल्क रूट की स्थापना करी थी। और ये भारत से भी निकलता था, भारत से होते हुए अफगानिस्तान से भी ईरान और यूरोप तक जाता था। तो सिल्क रूट की उत्पत्ति किस देश में हुई थी, तो चीन देश में हुई थी, और इसको हान राजवंश ने किया था। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान यानी कि इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे कानपुर में स्थित है। तो भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये हमें कानपुर में देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की मृत्यु कब हुई थी और उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, ये प्रश्न है। दोनों का इससे कुछ भी होगा, या तो जन्म पूछा होगा या मृत्यु पूछोगी, यहाँ पर दोनों ऐड कर दिया है। तो राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की साथ मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर को। कब, 26 दिसंबर को 1999 में इनकी मृत्यु हुई थी, और जन्म हुआ था इनका भोपाल में। तो अगर जन्म पूछा है तो भोपाल करेक्ट आंसर है, मृत्यु पूछी है तो 26 दिसंबर 1999। नेक्स्ट प्रश्न है, बुकर पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाले व्यक्ति का संबंध किस देश से है। चलिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो बुकर पुरस्कार 2023 जिन्होंने प्राप्त किया है उनका संबंध किस देश से है। तो क्वेश्चन को जानबूझकर टफ बनाया है ये, तो बुल्गारिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है, बुल्गारिया। अब व्यक्ति ने नाम याद रख लिया होगा तो उसका देश पूछ लिया, तो वो बुल्गारिया देश से जुड़े हुए हैं जिन्होंने 2023 का बुकर पुरस्कार जीता है। तो साथियों यहाँ पर हमारा 28 अगस्त का खत्म हो गया है। अब हम 29 अगस्त का एग्जाम एनालिसिस देखने वाले हैं। एक ही वीडियो में आपको तीनों दिनों का एग्जाम एनालिसिस देखने को मिल रहा है। तो आप हमारे प्रयास को थोड़ा सराहें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करके जाएं, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। तो यहाँ से हम MP पुलिस का ऑल शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस देखने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन आंसर बाहर निकल कर आ पाए हैं। तो पहला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो उसको तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। किस नाम से, सांगपो नाम से। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से हम जानते हैं, सांगपो नाम से जानते हैं। और भारत में तो हम ब्रह्मपुत्र उसको बोलते ही हैं, और अरुणाचल प्रदेश में उसको दिहांग बोलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो वह हमारी हिमालयी पर्वत श्रृंखला। कौन सी,
हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो कि एक नवीन वलित पर्वत है और इसकी लगातार ऊंचाई भी बढ़ रही है। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल के लोग क्या बोलते हैं? सागर माथा बोलते हैं। इसका अन्य नाम अगर आपसे पूछ ले तो सागर माथा। नेपाल के लोग इसको सागर माथा बोलते हैं। ये म है ना, सॉरी ग है, ग सागर। चलो छोड़ो इसको यार, काटो इसको। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में हम बोलते हैं सागर माथा और चीन के लोग बोलते हैं लोमू चंगमा। फिर अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि में कितने वर्ण होते हैं? तो ब्रेल लिपि में टोटल 64 वर्ण होते हैं। कितने? 64 यानी 64। और ब्रेल लिपि जो भी हमारे अंधजन होते हैं, जिनको दिखता नहीं है, तो उनके लिए लिपि बनाई गई है। लुई ब्रेल ने बनाई थी, इसलिए उनके नाम पर इसका ब्रेल लिपि नाम रखा गया है। और इसमें कितने वर्ण होते हैं? तो इसमें 64 वर्ण होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष अलग देश पाकिस्तान की मांग उठाई गई थी? तो 1940 में इनके द्वारा उठाई गई थी, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। और आज आप पाकिस्तान का हाल देख ही सकते हैं, क्या हाल है उनका। भारत में होते जरूर कुछ सुधार हो जाता उनका, लेकिन अब तो उनको भगवान ही बचाए, रब रखे। अगला प्रश्न हमारा, किसने बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जनक कहा था? तो कौन विदेशी था जिसने बाल गंगाधर तिलक को भारत की अशांति का जनक कहा था? तो वो था वेलेंटाइन शिरोल। कौन था? वेलेंटाइन शिरोल। जरूर है वेलेंटाइन पी के ही बैठा होगा, तभी इसने बाल गंगाधर तिलक को भारत की अशांति का जनक कहा था। फिर अगला प्रश्न है हमारा, हीरा भूमिया का मेला किस माह में आयोजित किया जाता है? तो एमपीजीके का प्रश्न है कि हीरा भूमिया का मेला किस माह में आयोजित किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सितंबर और अगस्त, यानी कि अगस्त सितंबर के महीने में, यानी हाल फिलहाल में हम देख ही रहे हैं अगस्त सितंबर, इसी महीने में हीरा भूमिया का मेला आयोजित किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कांडला बंदरगाह है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। कहाँ पर? गुजरात। गुजरात का सबसे व्यस्तम पोर्ट है और इसका नाम है कांडला बंदरगाह। अगला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो एलिस बियालित्स्की। किसको नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? तो एलिस बियालित्स्की को सम्मानित किया गया। नाम ही बहुत टफ है यार इसका, तो एलिस बियालित्स्की है ना, तो इनको नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति। क्योंकि साथ ही जो हमारा ये यूपीएससी एक स्टेचुरी बॉडी है, यानी कि सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि संविधान में भी इसका वर्णन है। तो इसलिए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। फिर अगला प्रश्न है, भारत द्वारा किस देश में सबसे ज़्यादा कपड़ों का निर्यात किया जाता है? तो किया जाता है अमेरिका के साथ, अमेरिका के साथ। और साथियों, अमेरिका ही एक ऐसा देश है जिसके साथ हम व्यापार करते हैं तो हमें सरप्लस मिलता है। क्या मिलता है? सरप्लस, यानी कि इस देश में हमारा इम्पोर्ट कम होता है और एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है अमेरिका देश में। तो भारत द्वारा किस देश में सबसे ज़्यादा कपड़े निर्यात किए जाते हैं? तो अमेरिका में किए जाते हैं। इसलिए इकोनॉमिक पॉइंट से देखें तो हमारे लिए अमेरिका बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से हमें बड़ी मात्रा में सरप्लस मिलता है। फिर अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन से अंग को नवंबर 1994 में स्थगित कर दिया गया? तो वो थी न्यासीता परिषद। क्या थी? न्यासीता परिषद। तो इसको 1994 में ही खत्म कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शास्त्रीय संगीत में दिए जाने वाले सम्मान का नाम क्या है? तो वह है राष्ट्रीय तानसेन सम्मान। कौन सा है? राष्ट्रीय तानसेन सम्मान। और इनकी जो कब्र है या इनका जो मकबरा है वो कहाँ पर है? ग्वालियर में। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शास्त्रीय संगीत के लिए दिए जाने वाला सम्मान का नाम क्या है? तो वो है राष्ट्रीय तानसेन सम्मान। अगला हमारा GATT से जी का क्या अभिप्राय है? तो अब इसका तो फुल फॉर्म मुझे भी नहीं पता है। GATT में जी का क्या अभिप्राय है? तो वो है जनरल। क्या है? जनरल। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो वो थी 74%। कितनी? 74%। तो 2011 के अनुसार, हालांकि 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन फिर कोरोना कारण 22-23 में भी नहीं, 24 में भले हो तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? वो है 74%। अगला प्रश्न है, निदा फाजली का वास्तविक नाम क्या है? तो वो है मुक्तिदा हसन। जो निदा फाजली है इनका वास्तविक नाम क्या है? मुक्तिदा हसन। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? तो 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। कितने? ये यानी कि बड़े बंदरगाह हैं, छोटे हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन 13 तो काफ़ी बड़े लेवल पर हमारे पास बंदरगाह हैं। जैसे कि चेन्नई बंदरगाह, मुंबई का न्यावा शोवा, JNPT, फिर हमारा कांडला, ऐसे है ना। भारत में बड़े टोटल बंदरगाह कितने? 13 हैं, बाकी छोटे तो 200 से अधिक हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है?
37 डिग्री सेल्सियस ये हमारे मनुष्य शरीर का सामान्य तापमान होता है। फिर अगला प्रश्न है 2011 जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? तो वो है 943, यानी कि प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं भारत में हैं। तो ये भारत का लिंगानुपात है। और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा राज्य का है, सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? वो है 943, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस विदेशी नेता को पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया था? तो वो हमारे शिंजो आबे। कौन है? शिंजो आबे, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, और इनको फिर एक रैली के दौरान गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। तो इनको 2021 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। और जो साथियों, हमें जो शिंजो आबे हैं इनका भारतीय राजनीति में और भारत की फॉरेन पॉलिसी में भी अच्छा प्रभाव था, क्योंकि जो हमारा आज अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक जो फोरम है, संयुक्त फोरम, उसका नाम मुझे अभी यहाँ पर याद नहीं आ रहा है, उसकी भी नींव कहीं ना कहीं शिंजो आबे ने ही रखी थी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, हम ज़्यादा डीप में नहीं जाते हुए। अगला प्रश्न है क्रिकेटर नमन ओझा द्वारा भारत के लिए सबसे पहला टेस्ट मैच कब खेला था इन्होंने? किसने? क्रिकेटर नमन ओझा ने। ये मध्य प्रदेश से जुड़े हुए थे और इन्होंने जो इनकी वास्तविक ट्रेनिंग, जो बचपन की शुरुआती ट्रेनिंग है, वो इन्होंने उज्जैन से शुरू करी थी। कहाँ से? उज्जैन से। और इनके मैं कोच से भी मिल चुका हूँ पर्सनल। तो क्रिकेटर नमन ओझा भारत के लिए सबसे पहला टेस्ट मैच कब खेला था? तो 28 अगस्त 2015 को। कब? 28 अगस्त 2015 को इन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था भारत की ओर से। अगला प्रश्न है निम्न में से सबसे अधिक विटामिन ए की मात्रा किसमें होती है? तो होती है गाजर में, डेकस कैरोटा। इसका वैज्ञानिक नाम है गाजर का, डेकस कैरोटा। तो इसमें सबसे अधिक विटामिन ए की मात्रा होती है। अगला प्रश्न है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो लगती है हमारी बांग्लादेश के साथ। और ये लगभग 4096 किलोमीटर लगती है। कितनी? 4096 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं इतना लंबा बॉर्डर है हमारा बांग्लादेश के साथ। इसको गार्ड कौन करता है? तो करता है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और यहाँ से बड़ी मात्रा में घुसपैठिए रोहिंग्या बांग्लादेशी भारत में घुसते भी हैं। फिर अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश है साथियों, वो है चीन। यानी कि ये पूरे विश्व भर में भर के माल बेच रहा है अपना, चाइना का माल। इसी से इसकी इकोनॉमी भी इतनी आगे बढ़ रही है। बाकी यहाँ की जनता बिल्कुल भी खुश नहीं, क्योंकि यहाँ पर तानाशाह राज करता है शी जिनपिंग। तो दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो वो है चीन देश। अब अगला है हमारा कुकुर तिहर त्योहारों में किसकी पूजा की जाती है? तो इसमें साथियों कुत्तों की पूजा की जाती है। किसकी? कुत्तों की। तो इस त्योहार का नाम ही है कुकुर तिहार। तो ये त्योहार में पूजा किसकी करेंगे? हम कुत्तों की करेंगे कुकुर तिहार में। फिर अगला प्रश्न है मुर्गे को खिलाए जाने वाले दाने में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है? तो होता है विटामिन ए और विटामिन के। कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए होता है और विटामिन के होता है। और फिर मुर्गा को इंसान कहा जाता है। तो मुर्गे को खिलाए जाने वाले दानों में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए होता है और विटामिन के होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे अब हम। अगला प्रश्न है पाइका नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो है उड़ीसा राज्य से। किससे? उड़ीसा राज्य से। तो पाइका नृत्य हमारा किस राज्य से संबंधित हो जाएगा? उड़ीसा राज्य से। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। अगला प्रश्न है मोटर कार में प्रयुक्त चालक का दर्पण कौन सा होता है? तो होता है उत्तल दर्पण। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण, जिसमें पीछे की साइड भी देखता है। तो मोटर कार में प्रयुक्त चालक का दर्पण कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। अगला प्रश्न है डीपीटी का टीका क्यों लगाया जाता है? डी फिर पी और फिर टी, डीपीटी। तो डीपीटी का टीका क्यों लगाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया के लिए। किसके लिए? डिप्थीरिया के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं हम। गन पाउडर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो रॉजर बेकन द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो गन पाउडर होता है उसका आविष्कार किसने किया था? तो उसका आविष्कार किया था रॉजर बेकन ने। अगला प्रश्न है किन प्राचीन ग्रंथों में विदिशा का उल्लेख है? तो वो है साथियों पुराणों में। किसमें? पुराणों में। और इसमें इसको बेस नगर बोला गया है। क्या बोला गया है? बेस नगर। किसको? विदिशा को। तो किन प्राचीन ग्रंथों में विदिशा का उल्लेख है? तो पुराणों में है। और इसका प्राचीन नाम क्या था? बेस नगर। अगला प्रश्न है हमारा स्टार फिश का वर्ग कौन सा है? तो वो है एस्ट्रोजोआ। कौन सा है? एस्ट्रोजोआ। तो प्रश्न आ जाए कि स्टार फिश का वर्ग कौन सा है? तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा एस्ट्रोजोआ। चलिए कुछ और स्लाइड बची है, उनको भी हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है फिर हमारा निम्न में से कौन सा अर्धचालक है? तो साथियों सिलिकॉन एक अर्धचालक है। क्या है? अर्धचालक है और काफी अच्छा अर्धचालक है। तो निम्न में से कौन सा अर्धचालक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। फिर अगला प्रश्न है किस वर्ष भारतीय साझेदारी अधिनियम पारित किया गया था? तो कौन से वर्ष में भारतीय साझेदारी अधिनियम पारित किया गया था? तो वर्ष 1932 में। यानी कि ये अंग्रेजों द्वारा पारित किया गया अधिनियम था 1932 में।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव की स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो वो होते हैं 25 सेंटीमीटर। यानी कि मैं बैठ के अपने इस डिस्प्ले में देख पा रहा हूँ, तो मेरी जो न्यूनतम दृष्टि है 25 सेंटीमीटर से तो अधिक ही है। तो मानव की स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कटहल किन दो देशों का राष्ट्रीय फल है? तो साथियों जो हमारा कटहल है ये एक तो बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय फल है और एक श्रीलंका का भी राष्ट्रीय फल है। तो कटहल श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों ही देशों का राष्ट्रीय फल हो जाएगा, यानी कि नेशनल फ्रूट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आर्थ्रोपोडा से संबंधित है? तो वो है साथियों तितली। आर्थ्रोपोडा जो संघ है इससे कौन सा जीव संबंधित है? तो वो तितली संबंधित, यानी कि बटरफ्लाई। अगला प्रश्न है, परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो वह हमारा भारत, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं 140 करोड़ जनसंख्या। पूरे विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाने वाला देश हमारा भारत है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला प्रश्न है, पटोला सिल्क के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो वह हमारा गुजरात राज्य। कौन सा? गुजरात राज्य। तो पटोला सिल्क के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध हो जाएगा? गुजरात बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? तो वर्ष 1951 भारत का पहला आम चुनाव आयोजित किया गया था और उस समय पूरे देश में एक साथ चुनाव हुए थे, लेकिन बाद में कहीं राष्ट्रपति शासन लग जाता है, कहीं सरकार गिर जाती है, तो उससे हमारे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव गड़बड़ा गए, उनका लेवल बिगड़ गया। इसलिए फिर से देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है। तो भारत में पहला आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? वर्ष 1951 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? कौन सा सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? तो करेक्ट आंसर है वर्ष 1917 में। कब? वर्ष 1917 बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और साथियों यहाँ पर हमारा 29 अगस्त का भी एग्जाम एनालिसिस खत्म हो गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने 27 अगस्त, बाद में फिर 28 अगस्त और लास्ट में 29 अगस्त का ऑल शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस देखा। अब आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। जय हिंद। राम राम।